हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप यू all are fine and doing good. Welcome back to Deep Academy. In today's video, we are going to discuss about chemical bonding, types of chemical bonding, stability and instability of atom, why atom form a chemical bonding, and types of chemical bonding. So let's start the video. So let's first discuss about instability of atom, nucleus and orbitals. So एटम की अनस्टेबिलिटी मीन्स हर एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट. एटम हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और एटम हैव टू कंप्लीट देयर डुप्लेट्स. सो ऑक्टेट मीन्स क्या होता है? ऑक्टेट मीन्स उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे ऑक्टेट. और डुप्लेट, डुप्लेट मीन्स कि वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे डुप्लेट्स. ऑब्वियसली मैक्सिमम हम ऑक्टेट के बारे में बोलते हैं, क्योंकि डुप्लेट्स के लिए हमारे पास हाइड्रोजन है और हेलियम है. हेलियम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते. हेलियम और हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो करते हैं. सो हर एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. हर एटम चाहता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे, जो कि इनर्ट गैस के जैसा है. अब जैसे नियॉन हो गया है, नियॉन है हमारे पास, उसके बाद आर्गॉन है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं. सो जिन एटम्स के पास इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मींस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मीन उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, दोज एटम शोज अनस्टेबिलिटी, वो अनस्टेबल होते हैं. सो न्यूक्लियस और ऑर्बिटल की अनस्टेबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, सो न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियस अगर कोई अनस्टेबिलिटी दिखाता है, सो दोज एटम्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. और रेडियो एक्टिव एटम्स वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस ही अनस्टेबल है, वो रेडियो एक्टिव बनते हैं और उनके न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलता है. उसके बाद आता है अनस्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स. अब अनस्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, जिस ये यही जो टॉपिक है जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ऑर्बिटल की अनस्टेबिलिटी. जैसे ऑर्बिटल, जैसे अभी मैंने बताया कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो जिस लास्ट शेल में जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनको अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, और उसकी वजह से वो अनस्टेबिलिटी शो करते हैं अगर उनके पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड. एटम्स बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं? अब एटम्स के पास अगर अनस्टेबल एटम है जिसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, उस एटम की एनर्जी भी हाई रहेगी. एटम्स की एनर्जी हाई रहेगी, तो एनर्जी हाई रहेगी तो वो अनस्टेबल होगा. तो स्टेबिलिटी के लिए एटम्स एनर्जी लूज करेंगे. टू गेन स्टेबिलिटी, एटम्स रिलीज्ड एनर्जीज. एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज करेंगे उतना ज्यादा वो एटम्स स्टेबल होते जाएंगे. और एक बार एटम स्टेबल होना स्टार्ट हो गया तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे. इसका मतलब है एटम्स हैव
high energy than molecules. एटम्स की एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया इसका मतलब बॉन्ड फॉर्म हो गया है, और बॉन्ड फॉर्म हो गया इसका मतलब उन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज करके एक स्टेबिलिटी की तरफ वो लोग चले गए, वो एटम्स चले गए। अब जब भी दो एटम्स पास आएंगे तो उनके पास दोनों एटम के पास दो टाइप के फोर्सेस रहेंगे, एक होगा अट्रैक्टिव फोर्स और एक होगा रिपल्सिव फोर्स। हमें पता है अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो लगेगा अपोजिट चार्जेस में, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा सेम चार्जेस में। सपोज हमारे पास एक एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है इसलिए हम प्लस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये दूसरा एटम है और उसका भी एक न्यूक्लियस है। अब एटम्स के न्यूक्लियस में सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एटम्स के ऑर्बिटल्स में निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रिपल करेंगे, यहां पे रिपल्शन फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। जिस तरह से पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों भी नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज होगी। सो ये दोनों भी नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये दोनों भी आपस में रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी आपस में रिपेल करेंगे। तो ये तो हो गया रिपल्शन फोर्स। अब जब इनमें रिपल्सिव होगा तो ये जो दूसरे एटम का, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। और सेम ये वाला एटम इसको अट्रैक्ट करेगा, इन इस ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इसका न्यूक्लियस। सो यहां पे दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। अब लेकिन अब बॉन्ड फॉर्म कहां पे होगा? जब भी अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगा और रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से कम होगा, देन बॉन्ड विल फॉर्म। जब अट्रैक्टिव फोर्स उन दोनों में ज्यादा होगा और रिपल्सिव फोर्स कम होगा, तभी बॉन्ड फॉर्म करेगा। आपने एक ग्राफ तो देखा होगा, काफी काफी पॉपुलर और फेमस ग्राफ है, लाइक इस तरह से कोई आपने ग्राफ देखा होगा। और इस पॉइंट को कहते हैं, यहाँ पे जो भी होगा ये बॉन्ड फॉर्मेशन वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा। ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम है और डिस्टेंस भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही आकर बॉन्ड फॉर्म होगा। जब एनर्जी कम होगी और उनके बीच का डिस्टेंस भी कम होगा, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा, उस पॉइंट पे ही बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ऑब्वियसली। अगर दो एटम्स दूर दूर जाएंगे तो बॉन्ड फॉर्म होगा ही नहीं। या फिर दो एटम बहुत ज्यादा पास आएंगे, इफ सपोज ये यहाँ पे दो एटम काफी ज्यादा पास है, अगर दो एटम्स बहुत ज्यादा पास आ गए
तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, उसका एनर्जी ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा और रिपल्सिव फोर्स के कारण भी उनमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही एटम मिलके बॉन्ड फॉर्म करेंगे। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उनका एनर्जी कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और इसी इसी स्टेज पे, इसी पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। बेसिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एक है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ हम उसको बोलेंगे कि दो एटम का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स दो एटम जो बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं उनके बीच के न्यूक्लियस का जो भी डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। सपोज एक एक ये एटम है और एक ये एटम है, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। सेकंड है बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी मीन्स एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन हम उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। अब जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा वो एटम स्टेबल होगा। जितनी रिलीज्ड एनर्जी रिलीज्ड जितनी ज्यादा होगी, उतना वो उतना स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब उन जो एटम्स कंबाइन होने वाले, जो बॉन्ड फॉर्म करने वाले, उनका एनर्जी ज्यादा रिलीज होना चाहिए, तब जाके वो एटम एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट बने होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी आपने ये वर्ड काफी बार सुना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवैलेंसी कोवैलेंसी मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स formed by molecule। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो पाई भी हो सकते हैं, सिग्मा भी हो सकते हैं, हम टोटल बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड दैट इज द कोवैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और एटम, आई वुड से, और एटम। अब एक काफी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट दिस वन, है ना। कोवैलेंसी of second period atoms is 4 maximum। मीन्स मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एटम 4 होती है, उनकी कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। मीन्स सेकेंड पीरियड जो लिथियम से फ्लोरीन तक का जो है, लिथियम से फ्लोरीन तक के जितने कोई एलिमेंट्स है, जितने भी उनके एटम्स है, उन एलिमेंट्स के जो एटम्स है, उनका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होगा। मतलब वो लोग मैक्सिमम सिर्फ 4 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकते हैं। एक और है
एक ऑर्बिटल, जैसे हम हमें पता है कि ये सेकंड पीरियड में 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये एक डब्बा, इसको अगर सपोज मैं अगर डब्बा बोलूं तो ये एक डब्बा मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड। और ये हर डब्बा एक बॉन्ड बनाएगा, मीन्स टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 4 बॉन्ड्स। और 4 बॉन्ड्स मीन्स मैक्सिमम कोवैलेंसी उनकी 4 होगी। टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 4 बॉन्ड। यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एटम्स है, उनका आउटर मोस्ट शेल, सेकंड आउटर मोस्ट शेल में ये 2 ही ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 2s एंड 2p। इसलिए वो मैक्सिमम सिर्फ 4 ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होगी। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, हम एक चार्ट बनाकर हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स क्या क्या है। सो केमिकल बॉन्डिंग में एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और दूसरे होते हैं वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमें मिलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। देन होता है कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप आता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड फोर्थ इसमें आता है मेटालिक बॉन्ड, जो कि मेटल्स में होता है, मेटालिक बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के टाइप्स है, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। वीक बॉन्ड में 2 टाइप्स और आता है। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक होता है वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्सेस। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 सब टाइप्स आते हैं। एक होता है इंटर न्यूक्लियर इंटर सॉरी इंटरमोलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वैंडरवाल फोर्सेस में भी टाइप्स आते हैं, जिसमें होता है डाइपोल 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 इंटरेक्शन। देन बी आता है इंड्यूस डाइपोल एंड डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल एंड डाइपोल। देन इंड्यूस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल, जिसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स। ओके। अब इसी में 2 और होते हैं जिसको हम वैंडरवाल फोर्सेस में ही स्टडी करते हैं, लेकिन जो वैंडरवाल फोर्सेस का पार्ट नहीं होता है, उसमें उसमें एक होता है आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। और एक होता है आयन इंड्यूस डाइपोल। तो ये सारे है केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? सो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? बाय
बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस और गेन से जो भी इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब आयनिक बॉन्ड को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये भी इसका नाम है। व्हाई? बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब जैसे मेरे पास सपोज एक कटायन है, कटायन मीन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और एक अनायन है जिसपे नेगेटिवली चार्ज है, और उनको अगर हम, उनसे अगर बॉन्ड बनेगा तो वो एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है Na+Cl का। Na+ होता है, Cl- होता है, और इससे हमें NaCl मिलता है, हमें NaCl मिलता है क्योंकि Na के पास ऑलरेडी एक, Na ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये लोग मिलके बॉन्ड फॉर्म बनाएंगे जो आयनिक बॉन्ड होगा। अब आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होगा, जब दो आयंस मिलके एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे लैटिस। वो एक लैटिस तैयार होगा। जिस तरह से लैटिस इस तरह से होगा, ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस यहाँ से, है ना, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरह से लैटिस होगा। अब लैटिस एनर्जी मीन्स when 1 mole of ionic compound formed by ionic compound formed by its constituent gaseous atom। मतलब गैसियस एटम से जब एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, उससे हम, और जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, वो होगी लैटिस एनर्जी। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी, जितना ज्यादा लैटिस स्ट्रांग होगा, लैटिस एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन जितना ज्यादा लैटिस स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्ट्रांग होगा, वो आयनिक कंपाउंड स्ट्रांग होगा, वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि लैटिस हमने देखा, लैटिस इस तरह से अरेंज होता है ना, लैटिस कुछ इस तरह से अरेंज होता है। तो इनके बीच में अगर जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही वो लैटिस स्ट्रांग होगा। अब आयनिक कंपाउंड को फॉर्म होने के लिए हम आयनिक कंपाउंड को फॉर्म कैसे कर पाएंगे? देखिए, आयनिक कंपाउंड में सब्लिमेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी। जब भी आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, आपने एक सुना होगा सपोज बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। अगर हम बॉर्न हैबर साइकिल से अगर हम समझेंगे कि एक आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, तो सपोज हमारे पास Na होगा, नाइट्रोजन जो है, सॉरी, सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट में हमें फर्स्ट जब सोडियम मिलेगा तो हम सॉलिड स्टेट में हमें सोडियम मिलेगा। अब हमें सोडियम को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। सोडियम को सबसे पहले गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए
अब मेटल को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है। अब मेटल को डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा एनर्जी यूज करेंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी से एक एटम अगर सॉलिड स्टेट्स में से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कोई एटम जाता है तो उससे हम सब्लिमेशन कहते हैं। वो सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस। सो सब्लिमेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। सब्लिमेशन एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी। तो Na जो है, तो सोडियम का एटम जो है, सोडियम का जो सॉलिड एटम है वो गैसियस में कन्वर्ट होगा सब्लिमेशन एनर्जी की वजह से। अब सब्लिमेशन एनर्जी से हमें तो Na प्लस चाहिए। अब यहाँ पे तो अभी तो वो न्यूट्रल है, उस पे प्लस चार्ज आया नहीं है। तो अब हमें इस गैसेस एटम को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमें उसमें से प्लस कब आएगा? एक एटम पे, एटम पे प्लस तब आएगा जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर हम खुद उसमें से एक एटम निकालेंगे, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से, उसके बाद ही वो प्लस में जाएगा। अब ये गैसियस आइसोलेटेड एटम हो चुका है। अब ये गैसियस आइसोलेटेड हो चुका है। आइसोलेटेड हो चुका है मीन्स गैसेस में इंटरन्यूक्लियर फोर्स, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब ये गैसियस एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम बन चुका है। तो गैसियस, अब Na को Na प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जब हम इस एटम को, इस गैसियस एटम को देंगे तब ये जाके Na प्लस में कन्वर्ट होगा। Na प्लस, और ये अभी गैसियस एटम ही है। इसी तरह से हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन जो है वो डायटोमिक एटम है, वो डायटोमिक एलिमेंट है, वो डायटोमिक फॉर्म में रहेगा। मतलब Cl एक सिंगल एटम नहीं मिलेगा हमें, Cl डबल ही रहेगा, Cl2 ही मिलेगा। अब इस Cl2 को, अब हमें तो सिर्फ एक ही Cl चाहिए। हमें तो NaCl बनाने के लिए सिर्फ एक Cl के एटम है, एक क्लोरीन का एटम चाहिए। अब इस क्लोरीन के, अब इसमें Cl इस तरह से है, इस तरह से है, Cl Cl का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तब जाके हमें एक सिंगल एटम, एक सिंगल क्लोरीन का एटम मिलेगा। अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम कौन सी एनर्जी लगाएंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी लाएंगे हम, ओके। बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे। बॉन्ड डिसोसिएट करना मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना। लेकिन अब दो, हमें तो एक ही क्लोरीन का एटम लगेगा, यहाँ पे दो नहीं चाहिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन हमारी कैसे, हमारी टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी? 1/2, मतलब 50% ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को लगा, हम कैलकुलेट करेंगे। हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो 50 ही होगी, क्योंकि हमें तो एक ही क्लोरीन का एटम चाहिए, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए क्लोरीन का एटम। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अब क्लोरीन जो है, अब क्लोरीन जो है वो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में होता है, ओके। क्लोरीन को जैसे यहाँ पे हमने सॉलिड से पहले गैस में कन्वर्ट किया, तो क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस में है और हमें तो गैस का ही आइटम चाहिए, गैसियस फॉर्म में ही चाहिए। तो उसको तो सब्लिमेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब क्लोरीन हमें मिल गया, यहाँ पे सिंगल क्लोरीन मिल गया गैसियस एटम का। अब क्लोरीन यहाँ पे भी, क्लोरीन को जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्लोरीन को तो निगेटिव होना पड़ेगा, क्लोरीन को निगेटिव होना पड़ेगा, इस तरह से आना पड़ेगा क्लोरीन को गैसियस फॉर्म में। अब क्लोरीन से क्लोरीन माइनस में जाने के लिए हमें, हम कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? वापस हमें कुछ तो डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
से इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करेगा। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तभी तो उसके पास एक माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे यहाँ पे प्लस कब आएगा, वो जब एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, हमें अगर कटायन बनाना है, अगर हमें किसी न्यूट्रल एटम का कटायन बनाना है, न्यूट्रल गैसियस एटम का कटायन बनाएंगे, तो उसके लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी यूज करेंगे। और किसी न्यूट्रल गैसियस एटम का अगर हम अनायन बनाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करेंगे। तो जब ये दोनों, अब हमारे पास हमारे प्रोडक्ट, अब हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया है, ये हमारे मिल गए NaCl बनाने के लिए। अब क्या होगा, अब ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके हमें NaCl मिलेगा, हमें NaCl मिलेगा सपोज। तो अब अब इनको भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो ये कंबाइन हो गए। तो वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की वजह से ये दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होके हमें मिलेगा NaCl। सो इस तरह से एक एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। अब इंपॉर्टेंट वन, और बहुत इंपॉर्टेंट वन, ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है, ये सब्लिमेशन एनर्जी हमने दी है, सब्लिमेशन एनर्जी हमने प्रोवाइड की है। तो सब्लिमेशन एनर्जी किस तरह की हो गई, एंडो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। यहाँ पे ये जो होगी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमने प्रोवाइड की है, क्योंकि हमने गैसेस एटम से, न्यूट्रल गैसेस से कटायन बनाए, कटायन गैसेस का एटम बनाए। तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। आयनाइजेशन एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में अभी पता नहीं है, लाइक सपोज 9th और फिर 10th के अगर कोई स्टूडेंट है, या फिर 11-12 के भी स्टूडेंट है जिनको आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो डोंट वरी, अपकमिंग वीडियोस में मैं आयनाइजेशन एनर्जी पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और क्यों वो वैरी करती है। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सो अभी फिलहाल यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑब्वियसली अब बॉन्ड डिसोसिएशन, हमने तो ये बॉन्ड ब्रेक किया है, तो हमने तो कोई एनर्जी लगाई है, हमारे साइड से एनर्जी लगाई है। तो एनर्जी अगर हमारे साइड से लगेगी तो ये भी एंडोथर्मिक होगी, है ना। इस हमने एनर्जी प्रोवाइड की है तो ये एंडोथर्मिक है। यहाँ पे भी हमने सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड की है, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमने प्रोवाइड की है, तो ये सब हो गए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए, ये एंडोथर्मिक एनर्जीज हो गई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है। जनरली फर्स्ट टाइम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक होगा। ये यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा वो कैसा होगा, वो एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो एक्सोथर्मिक होगा। ये एनर्जी ले रहा है इसलिए ये एंडो है, ये एनर्जी दे रहा है इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा या फिर कार्ट में इसका लिंक डाल दूंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हमने डिटेली डिस्कस किया है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लैटिस एनर्जी, अब लैटिस एनर्जी जैसे हमें पता है कि अगर कोई कंपाउंड, अगर दो एटम्स है, वो जब मॉलिक्यूल्स में या फिर कंपाउंड्स में जब फॉर्म होंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। अब एनर्जी रिलीज करने की वजह से ही तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल या स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो लैटिस एनर्जी है, ये लैटिस एनर्जी भी किस टाइप का एनर्जी होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ये या लैटिस एनर्जी में भी रिलीज होगी एनर्जी, एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो भी एक्सोथर्मिक होगा और उसकी वजह से हमें
NaCl मिलेगा। अब इससे हमें क्या क्या समझ में आ रहा है, ये इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर कंपाउंड एग्जिस्ट कब करेगा, है ना, एक आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कब करेगा, आयनिक कंपाउंड कंपाउंड विल एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट तब करेगा जब उसका एक्सोथर्मिक एक्सो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक या फिर बोल सकते हैं रिलीज्ड एनर्जी। एक्सोथर्मिक या फिर रिलीज्ड एनर्जी ग्रेटर होगा एंडोथर्मिक से, या फिर गेन एनर्जी से। जब एक्सोथर्मिक ज्यादा होगा, एक्सोथर्मिक मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से निकलने वाली एनर्जी और लैटिस की एफिनिटी से निकलने वाली एनर्जी, ये दोनों जब ज्यादा होंगे तब ही हम कह पाएंगे कि वो फॉर्म होगा। तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स और फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। अब फैक्टर या फिर फेवरेबल कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड की, हमने अभी बॉर्न हैबर साइकिल में देखा कि हमें एनर्जी, एक्सोथर्मिक एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। मींस अगर एक्सोथर्मिक ज्यादा है, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक एनर्जी शुड बी हाई, एक्सोथर्मिक एनर्जी हाई होनी चाहिए, है ना। ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी शुड बी हाई, अगर, है ना, ये तो एंडोथर्मिक बनेगी, ये एक्सोथर्मिक बनेगी, तो एक्सोथर्मिक हमें ज्यादा चाहिए। लैटिस वाला भी एक्सोथर्मिक होगा तो एक्सोथर्मिक ओवरऑल लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो जो लैटिस बनने वाला है, जो कंपाउंड बनेगा, वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो उसका लैटिस स्ट्रांग होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि अगर चार्ज ज़्यादा हुआ, अगर चार्ज इंक्रीजिंग, तो लैटिस भी स्ट्रांग बनेगा, लैटिस स्ट्रेंथ इज मोर, और लैटिस स्ट्रेंथ अगर मोर होगी तो उनके बीच में चार्ज के वजह से उनका जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, और उसकी वजह से उनका लैटिस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स की जनरल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ऑब्वियसली हमें फर्स्ट तो वेरी मोस्ट कॉमन कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कोवैलेंट कंपाउंड से। अब वो हाई क्यों होता है,
क्योंकि हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि उनका अगर लैटिस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उनके बीच के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक करने के लिए हमें टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर हम अगर उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। देन आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर, bad conductor in solid state, but good conductor in liquid state. बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट। इसका मतलब जब ही कोई आयन को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पानी में सोल्यूबल होगा और सोल्यूबल होने की वजह से वो आयन फॉर्म करेगा और आयन फॉर्म करने की वजह से वो कंडक्टेंस शो करेगा। अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में देंगे तो वो कंडक्टेंस शो करेगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। जैसे एक Na है, Na प्लस है और Cl माइनस है। अब अगर हम इस इन दोनों को अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से क्या होगा, इसको वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन दोनों को सराउंड कर लेंगे। अब Na प्लस है और वाटर वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर में ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन Na से कंबाइन होना स्टार्ट होगा, है ना। ऑक्सीजन Na से कंबाइन होगा इस तरह से ऑक्सीजन Na पे कंबाइन होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो प्लस होगा, यहाँ पे चार्ज माइन ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस होता है उनकी लोन पेयर की वजह से, और इसकी वजह से वो प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये माइनस में है तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा इस तरह से, है ना। इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन की साइड से अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों आयनिक फॉर्म में हो गए, ये दोनों आयनिक फॉर्म में हो गए। इसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में कंडक्टेंस शो करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इंटरैक्शन किस टाइप का इंटरैक्शन गेस कर सकते हो आप। ये इंटरैक्शन है आयन डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा है, दोनों में इंटरैक्शन हो रहा है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन चल रहा है। ये आयन है और ये डाइपोल है, ये जो H2O है ये एक डाइपोल की तरह कर रहा है। डाइपोल मीन्स पोलर मॉलिक्यूल, सिंपल, डाइपोल मीन्स पोलर मॉलिक्यूल। तो H2O पोलर है और ये आयन है, यहाँ पे आयन डाइपोल का इंटरैक्शन हो रहा है और इसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में कंडक्टेंस शो करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सॉल्ट वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये तो सुना होगा आपने। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम कोवैलेंस बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। Till then, goodbye and take care.